हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी फ्रेंड्स को। एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है। आप अच्छी तरीके से तैयारी करें और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर, इस चैनल पर मैंने 2011 से लेकर 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ सोल्व करवा दिए हैं। और अब मैं टेस्ट सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए लगा रहा हूँ 2025 के लिए। उसमें मैंने टेस्ट सीरीज बंद करवा दी है और इस चैनल पर आपको वही पढ़ाया जाएगा जो सिर्फ आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए काम आएगा। और मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के कम से कम 5 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, इसलिए मैं जितना मुझे पढ़ा है या जितनी मैंने कोचिंग में पढ़ाया है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में हिमालय वुल्फ सुर्खी में था। इस संदर्भ में हिमालय वुल्फ से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, यह भारत में पाए जाने वाली भेड़िए की एकमात्र प्रजाति है। ऑप्शन बी, यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में एंडेजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन डी, कथन ए, बी और सी में से कोई सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिमालय वुल्फ है। इसके बारे में कोई भी कथन सही नहीं है तीनों में से। जो हिमालय वुल्फ है वो भारत में भेड़िए की एकमात्र प्रजाति नहीं है, बहुत सारी प्रजातियां भारत में विद्यमान है। और जो हिमालय वुल्फ है केवल ट्रांस हिमालय में नहीं पाया जाता है, ये तिब्बत में भी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र में इत्यादि में पाया जाता है। और जो इसे IUCN की में जो कैटेगरी है उसमें सुबेद या यूँ कहें वल्नरेबल कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसे अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती है। ऑप्शन 2, यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करती है। ऑप्शन 3, यह भ्रष्टाचार और कार्मिक अपराधों की जांच करती है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। जो CBI है यह प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य नहीं करती है, यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक विभाग के अधीन कार्य करती है। और CBI क्या काम करती है? भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश NG न्यू जनरेशन मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, आकाश NG सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन 2, इस मिसाइल प्रणाली में रैमजेट इंजन लगे हैं। ऑप्शन 3, इसे स्वदेशी रूप से केवल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। ऑप्शन 4, इस मिसाइल प्रणाली को स्तर और चालित दोनों प्लेटफॉर्म में से प्रक्षेपित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें
दो कथन सही है और वो दो कथन कौन कौन से सही है मैं आपको एक्सप्लेनेशन के दोबारा बताऊंगा। इसमें ऑप्शन 1 सही है, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल के बारे में। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इस मिसाइल प्रणाली में रैम जेट इंजन नहीं लगे होते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। इसमें क्या लगे रहते हैं, दो ठोस रॉकेट मोटर के द्वारा इसे प्रक्षेपित की जाती है। ऑप्शन 3 भी गलत है क्योंकि यह डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन इसमें दो कंपनियों की सहायता ली जाती है। कौन कौन सी कंपनी है वो, एक भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कंपनी और दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी द्वारा इसे विकसित किया जाता है। ऑप्शन 4 इसमें सही है। इस प्रणाली को स्तर और चालित दोनों प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। दो कथन सही है। दो कथन कौन कौन से सही है, ऑप्शन 1 और 4 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निकाय अध्यक्ष, ऑप्शन 1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अध्यक्ष मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 नीति आयोग, प्रधानमंत्री, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय गृह मंत्री। ये उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें दो कथन सही है। जो राज्य आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, नीति आयोग का भी प्रधानमंत्री होता है, और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, जो अधिकतर चर्चा में रहती है ईडी या प्रवर्तन निदेशालय, वो किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है, आप मुझे कमेंट्स के में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कितने वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच विवादों टकराव से संबंधित है। ऑप्शन 1 IR कोहेलो बाद 2007, ऑप्शन 2 गोलकनाथ बाद 1967, ऑप्शन 3 मेनका गांधी बाद 1980, ऑप्शन 4 मिनर्वा मिल्स बाद 1980। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो चारों में से दो कथन सही है। दो कथन कौन कौन से सही है, इसमें ऑप्शन 2 गोलकनाथ बाद 1967 और मिनर्वा मिल्स बाद 1980 ये मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव से संबंधित है, जबकि मेनका गांधी एक गारंटीकृत आधिकारिक किस से संबंधित है, और IR कोहेलो बाद ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है कि 9वीं अनुसूची में जो विधेयक डाले गए हैं उनकी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जांच कर सकता है, वो जांच के योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही केशवानंद भारती मिल्स 1973 के उच्चतम न्यायालय के फैसले में ये बताया गया कि जो 9वीं अनुसूची है उनकी जांच इस मामले के पहले
जो भी विधेयक है उनकी जांच नहीं की जाएगी। जो 1973 है उसके बाद जो भी नवी अनुसूची में डाले गए विषय की जांच हो सकती है अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी। ऑप्शन 2, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी। ऑप्शन 3, अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों में कटौती। उपरोक्त में से कितने अनिवार्य रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणाम है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए। जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 और 365 के तहत राज्य में लगाया जाता है। राज्य में क्यों लगाया जाता है? जब राज्य सरकार संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रही हो तो राज्यपाल लिखित इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति को भेजते हैं और उस पर संसद विचार करते हैं और फिर संसद राष्ट्रपति के लिए विधेयक भेजते हैं और फिर उसको राष्ट्रपति पास कर देता है। उस राज्य में राष्ट्रपति शासन हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कोई कमी नहीं की जाएगी। और ऑप्शन 3 भी गलत है। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों के मूल अधिकार में भी कटौती नहीं होगी। लेकिन ऑप्शन 2 सही है। जो राज्य मंत्रिपरिषद है वो बर्खास्त हो जाएगा और उसमें राष्ट्रपति ऐसे की तरफ से या फिर राज्यपाल को आदेश देंगे जिससे वो शासन राज्य में चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कितने विकल्प होते हैं? कौन से विधेयक के बारे में पूछ रहा है? संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। ऑप्शन 1, वह विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है। ऑप्शन 2, वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ऑप्शन 3, वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें 2 कथन सही है और वो 2 कथन कौन कौन से हैं मैं व्याख्या के दोबारा आपको बताऊंगा। 24A संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की जो विधेयक है संविधान संशोधन उसके बारे में स्वीकृति देना बाध्य कर दिया है। तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। वह विधेयक की स्वीकृति को रोक सकता है, वो संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक को नहीं रोक सकता है। ऑप्शन 2, वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है। और ऑप्शन 3, वह विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी राष्ट्रपति जी को। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है जबकि ऑप्शन 1 गलत है। अब आप मुझे ये बताएं कि संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगता है और वो किस कारण से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मूल संरचना के सिद्धांत को परिभाषित किया है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी भारत का संविधान और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
मूल संरचना के सिद्धांत को केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया गया था, लेकिन इसे बताया नहीं गया कि कौन से संविधान के भाग मूल संरचना से संबंधित है। उन्होंने कहा जब जरूरत पड़ेगी तो हम अपने हिसाब से बता देंगे। ये किसका कहना था? सुप्रीम कोर्ट का। और जो उच्चतम न्यायालय है वो 368 संविधान संशोधन में संसद को संशोधन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो मूल संरचना के सिद्धांत में अगर कुछ उससे छेड़छाड़ी होती है तो उच्चतम न्यायालय उस संशोधन को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 निम्नलिखित कार्यों में से कौन से राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग NCSC द्वारा दिए जाते हैं? ऑप्शन 1 अनुसूचित जातियों के लिए विधिक रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना। ऑप्शन 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के शोषण के विरुद्ध रक्षोपाय प्रदान करना। ऑप्शन 3 अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान किए गए संवैधानिक रक्षोपायों के कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसके द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप मुझे बताएं जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसकी स्थापना कौन से आर्टिकल के तहत की गई है? और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग के बारे में मुझे बताएं कि कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया गया। दूसरे शब्दों में इसके तहत पृथक रूप से गवर्नर जनरल की एक विधायी परिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। परिषद की यह विधायी शाखा ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रिया को अपनाते हुए लघु संसद के रूप में कार्य करती थी। विपरीत परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को वर्णित किया गया? तो इसमें ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा ये सभी कार्य किए गए। अब आपको ये तीनों अधिनियम के बारे में पढ़ना है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में, इसे जो जनरल गवर्नर है उसका नाम कैंसिल करके वायसराय बना दिया गया है। और दूसरा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। और मेरी आज ये यूपीएससी टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए 2 कंप्लीट हो चुकी है। कल मेरी टेस्ट सीरीज 3 आएगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।